हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने ही चैनल उरूज उर्दू में, जहाँ अल्फाज जुड़ते हैं, ख़यालात फैलते हैं और इल्म के चर्राग रोशन होते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि अब तक आवाज़ सही पहुँच रही है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। उसके बाद आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग होने वाले हैं जो मॉक टेस्ट, जो हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की थी। हम लोगों ने एक सीरीज़ शुरू की है जो कि है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर की एक्सप्लेनेशन की। इसमें हम लोग कंप्लीट पेपर को एक्सप्लेन करते हैं और अच्छी तरीके से समझते हैं कि इसका जवाब क्या होगा, किस तरीके से ये जवाब आएगा, है ना। तो आज की इस क्लास में उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्यों गलत होता है, किस तरीके से क्वेश्चन सही होगा, है ना। तो एक करके सब लोग जुड़ जाइए और फिर क्लास को शुरू करते हैं। पेडागॉजी को हम लोग सिर्फ करते हैं और वो नहीं करेंगे। तो सबसे पहले पेडागॉजी में, उससे पहले पेडागॉजी के जो उसमें सीटेट में एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें ये बताया जाता है कि जैसे मुतज़ाद हो गया या इंग्लिश ग्रामर से जो भी रिलेटेड रहते हैं उसको एक एक करके, सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर को देख लेंगे, उसके बाद फिर इसको देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप को, वो क्लास को, है ना। आज थोड़ी सी प्रॉब्लम पता नहीं क्यों हो रही है, रोज़ कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, हम तो परेशान हैं रोज़। देखो अभी यही पेन ही नहीं काम कर रही है, हद है भाई साहब। ये सब छोड़ छाड़ के मन बोल रहा है ना कि चले जाएं अब टहलने कहीं। जवाब दीजिए, इसका ज़िंदगी का मुतज़ाद क्या होगा? ज़िंदगी का मुतज़ाद क्या होगा? एक मिनट आप लोगों का कमेंट खुल जाए। मुतज़ाद मीन्स कल बताया गया था। मुतज़ाद मतलब ये होता है कि जो चीज़ एक दूसरे के ज़िद में हो। मुतज़ाद मतलब यही होता है कि दो चीज़ एक दूसरे के ज़िद में हो। और कौन सी यहाँ पर एक दूसरे के ज़िद में है? तो ऑप्शन नंबर, ज़िंदगी का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगी, मरना हो जाएगा, या फिर हयात हो जाएगी, क्या हो जाएगा? तो ज़िंदगी का मुतज़ाद मरना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वाला ऑप्शन सही रहेगा, है ना। क्या रहेगा? तो ज़िंदगी का मुतज़ाद मौत हो जाएगा, मौत। मरना नहीं होगा, मरना मरना नहीं होगा बल्कि मौत होगी, क्योंकि ज़िंदगी और मौत, है ना, ये दोनों अल्लाह के हाथ में ऐसी बातें की जाती हैं। ज़िंदगी और मौत ये दोनों अल्लाह के हाथ में ऐसी बातें की जाती है। मरना भी ज़िंदगी का मुतज़ाद है, लेकिन है ना, ज़िंदा ज़िंदा और मुर्दा ये एक दोनों एक साथ में गिना जाता है। और तरह तरह की चीज़ें देख सकती हो, ये आप लोग इस तरीके से गिना जाता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने, एक और था कि मुश्किल का मुतज़ाद बताइए, मुश्किल का मुतज़ाद बताइए, मुश्किल का मुतज़ाद। एक मिनट, ये वाला उतार ही दे रहे हैं क्योंकि चले। मुश्किल का मुतज़ाद क्या होगा? सर आज इतना लेट क्यों? हाँ, परेशानी हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जब तक कुछ सेटअप नहीं बन पाएगा ना पूरी तरीके से, तब तक ऐसी प्रॉब्लम लगी रहेगी। अभी देखो, आज वाईफाई लगवा रहे थे, वो वाईफाई वाला ऐसे ही आधा अधूरा लगा कर भाग गया है। और फिर जो है सब हमको ही मिलते हैं, जितने बड़े बड़े लोग रहेंगे ना वो हमको ही मिलते हैं। चलो, कि मुश्किल का मुतज़ाद क्या हो जाएगा? तो मुतज़ाद मतलब ये होता है एक दूसरे के ज़िद में, मतलब मुश्किल का मुतज़ाद आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं फ़र्द की जमा क्या रहेगी। 3 क्वेश्चन कल भी देखे थे कि 3 क्वेश्चन हमको कहाँ से मिल रहे हैं। तो 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं हम लोगों को कवायद से, तो 3 क्वेश्चन इसमें भी देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन कवायद से मिल रहे हैं ना। फ़र्द की जमा क्या हो जाएगी? अफराद नाएँ हो जाएगी, अफराद हो जाएंगे, अफरादें हो जाएंगी, अफरादियों हो जाएंगी। बताइए क्या हो जाएगी? वालेकुम अस्सलाम, सैम पटेल हैं। और सर जी आज प्लीज़ क्लास होगी या नहीं? हाँ होगी, होगी इसके। और वालेकुम अस्सलाम शहदादी, सभी लोगों को वालेकुम अस्सलाम, इसके वालेकुम अस्सलाम, नशरा वालेकुम अस्सलाम, सभी लोगों का इस्तकबाल है ना। आ जाते हैं हम लोग अपने 132 नंबर क्वेश्चन पर। फ़र्द की जमा क्या है? अफराद है। ऑप्शन नंबर 2 वाला सही हो जाएगा कि फ़र्द की जमा क्या रहेगी? अफराद रहेगी।
उसके बाद आ जाते हैं 133, 34, 35, 36 नंबर क्वेश्चन पर। 136 नंबर से हमारी पेडागॉजी शुरू होती है, तो 36 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं और इसमें क्या पूछा गया है उसको देख लेते हैं। अकबर पैदाइश से ही उड़िया जानता है। अकबर पैदाइश से ही उड़िया जानता है और उसने उसने अंग्रेज़ी और हिंदी भी पढ़ी है। इस बयान की बुनियाद पर तय करें कि दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। अंग्रेज़ी ज़बान की आमोदिश इक्तिसाबी है, उड़िया ज़बान की आमोदिश इक्तिसाबी है, हिंदी ज़बान की आमोदिश है, अंग्रेज़ी ज़बान की आमोदिश कहलाएगी। बताइए कौन सा जवाब सही हो जाएगा इसमें। पेडागॉजी यहाँ से शुरू है। बताएं। अकबर की पैदाइश से ही उड़िया ज़बान बोल रहा है, ठीक है। उसने अंग्रेज़ी और हिंदी भी पढ़ी है, तो उसकी जो अंग्रेज़ी रहेगी वो क्या है, ज़बान की आमोदिश और इक्तिसाबी है। बढ़िया। उड़िया ज़बान आमोदिश नहीं है, वो इक्तिसाबी रहेगी, यानी वो क्या हो जाएगी, वो बचपन से ही वो सीख गया है, उसमें उसकी तहसील हुई है। तो हिंदी की आमोदिश ज़बान की आमोदिश है। हाँ, हिंदी की आमोदिश मतलब हिंदी ज़बान की आमोदिश है ना। तो ये गलत हो जाएगा कि हिंदी की आमोदिश नहीं हुई, हिंदी ज़बान की उसको आमोदिश हुई है। अंग्रेज़ी की आमोदिश ज़बान की आमोदिश नहीं है। तो ये क्या है, उड़िया ज़बान जानता है, उसने अंग्रेज़ी और हिंदी पढ़ी है। अंग्रेज़ी ज़बान की आमोदिश इक्तिसाबी है, मतलब ये भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है कि ज़बान की आमोदिश जो है वो अंग्रेज़ी से हुई है, तो उड़िया वो उसकी मादरी ज़बान उड़िया हो गई है। अब अंग्रेज़ी ज़बान जो हुई है वो ज़बान की आमोदिश से इक्तिसाबी हुई है, ठीक है। अगर ये वाला समझ नहीं आ रहा होगा तो अभी लास्ट में समझा देंगे, पहले और क्वेश्चन कर लीजिए। वो वाला हमको पता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि वो वजह है ना समझ में आने की। आला जाती तरगीब होती है। आदमी किताब लिखने के लिए ज़बान सीखता है। आदमी कायदे की गर्ज से ज़बान सीखता है, जैसे ई मुलाजिम। आदमी की ज़बान के बोलने वालों से करीब होने के लिए ज़बान सीखता है। आदमी अपनी बिरादरी के मजहब और समाजी प्रोग्रामों में शिरकत के लिए ज़बान सीखता है। आदमी आला जाती तरगीब क्या होती है, आला जाती तरगीब क्या होती है उसको बताइए। आला जाती तरगीब क्या होती है। आज थोड़ा सा जल्दी करेंगे, है ना, क्योंकि पहले से ही हम लोग क्या होते हैं, परेशान हो चुके हैं क्लास में। आला जाती जो तरकीब होती है वो कैसे होती है। तो आदमी किताब लिखने के लिए ज़बान सीखता है, नहीं। आदमी किताब लिखने के लिए ज़बान सीखता है, नहीं। आदमी कायदे की गर्ज से ज़बान सीखता है, जैसे मुलाजिम, है ना, जैसे मुलाजिम। आदमी कायदे की गर्ज से, मतलब अगर मैं ज़बान सीख रहा हूँ तो मेरे को क्या आनी चाहिए, मुझे ज़बान आनी चाहिए, है ना। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़बान सीख रहा हूँ, तो एक मिनट इसको बंद ही कर दें, है ना। तो अगर मैं ज़बान सीख रहा हूँ तो मेरे अंदर कायदा नहीं आ रहा है, तो फिर मैं क्यों ज़बान सीख रहा हूँ, क्या फ़ायदा है मेरे ज़बान सीखने से, है ना। तो मेरे ज़बान सीखने से कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा है मेरा। अगर मैं ज़बान नहीं सीख रहा हूँ तो मेरा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ नहीं, ख़त्म करो फिर ज़बान ही किस लिए सीखना, अगर मेरा फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो आदमी कायदे की गर्ज से ज़बान को सीखता रहता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पर। माजिद और वाजिद जुड़वा और मणिपुरी की एक खास बोली बोलते हैं, खास ज़बान नहीं बोलते हैं, खास बोली बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। बोली और ज़बान में फ़र्क होता है। शुरुआती दिनों में ही को समझाया गया था कि बोली और ज़बान में क्या फ़र्क होता है ना। तो माजिद और वाजिद जोड़ुआ भाई हैं और मणिपुरी की एक खास बोली बोलते हैं, लेकिन बातचीत अलग अंदाज में करते हैं। उनकी बोली बोलने के मखसूस अंदाज को क्या कहा जाता है। मणिपुरी, इनफरादी तर्ज कलाम, बोली या बोलने का अमल। बताइए। एक 138 नंबर क्वेश्चन का 138 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 138 नंबर का क्वेश्चन का बोलते हैं बोलने का अमल। लाइक करो सब सर अपना लाइव इतने महीने से, वही ना शाह। तो इनफरादी तर्ज कलाम मतलब उनके कलाम में इनफरादियत पाई जाती है। इनफरादियत, बोलने का अमल तो है लेकिन इसमें कुछ अलग है। ये वाले का अलग है,
माजिद का अलग है और वाजिद का अलग है, दोनों लोग अलग अलग हैं, दोनों एक जैसी बात नहीं कर रहे, तो इनफरादी भी लाना है। बोलने का अमल दोनों का बेहतर है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास इनफरादी है, यानी दोनों की इनफरादियत है, अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही हैं, तो क्या हो जाएगा, इनफरादी तर्ज कलाम हो जाएगा। दोनों के कलाम करने का अंदाज अलग अलग है, इन सब में दोनों में इनफरादियत पाई गई है। 139 नंबर क्वेश्चन पर है, दस्तूर हिंदी अंग्रेज़ी ज़बान का क्या मर्तबा मुतअय्यन किया गया है। अब देखो, हिंदी और अंग्रेज़ी, अब इसका क्वेश्चन का पूरा मतलब ये है, दस्तूर हिंद, दस्तूर हिंद, ठीक है, ऐसे मान लो, दस्तूर हिंद अंग्रेज़ी ज़बान का क्या मर्तबा मुतअय्यन किया है। कानूनी इदारों की ज़बान है अंग्रेज़ी, काम काज की ज़बान है अंग्रेज़ी, मुआविन सरकारी ज़बान है अंग्रेज़ी, या गैर मुल्की ज़बान है अंग्रेज़ी। बताइए। दस्तूर हिंदी अंग्रेज़ी ज़बान का क्या मर्तबा मुतअय्यन है, क्या मर्तबा मुतअय्यन है। सी, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि मुआविन सरकारी तौर पर सरकारी ज़बान की मदद करने के तौर पर अंग्रेज़ी काम करेगी। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 140 पर, वो 5 जो जो किस फ़र्द की मखसूस खामियों और, अच्छा वो 5 नहीं, यहाँ पर जांच होगा, सीटेट वालों से मिस्टेक हुई है, 5 नहीं, जे पराग मतलब जांच होना चाहिए था, जांच, ठीक है, जांच होना चाहिए था। तो वो जांच जो किसी फ़र्द की मखसूस खामियों और ख़ूबियों का निशान जद करने के मकसद से की जाती है, उसे क्या कहते हैं। उसे तश्कीली जांच कहते हैं, मारूज़ी जांच कहते हैं, तनक़ीही जांच कहते हैं, या फिर तशख़ीसी जांच कहते हैं, ये बताइए। बताएं, 140 का कौन सा सही हो जाएगा। अगर मुझे किसी फ़र्द के बारे में जानना है तो मैं उसके खामियों को जानूंगा, उन खूबियों को जानूंगा, तो तश्कीली जांच में थोड़ी हो पाएगा। तश्कीली जांच मतलब क्या होता है, पुराने ज़माने में जिस तरीके से जांच की जाती थी, है ना, सिर्फ हाफ ईयरली एग्ज़ाम लिया जाता था, है ना, ये बताया गया था। और मारूज़ी जांच मतलब मारूज़ी सवालात के हिसाब से तनक़ीही कोई होती ही नहीं है। तशख़ीसी जांच में हम उस शख्स की पूरी कंप्लीट तशख़ीसी जांच करेंगे, है ना, उस इंसान की तशख़ीसी जांच होती है। अब ये देखो, आदिल फ़ेल माजी के नहवी और सरफ़ी उसूलों के बारे में जानता है, लेकिन सबक के मुताबिक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो कौन सी ज़बान जानता है, मतलब वो कौन सी ज़बान से कासिर है, या ऐसी क्वेश्चन होना चाहिए था। मालूमात का इतलाक़, अमली तरीक़ों की मालूमात, ज़बान के इक्तिसाब का अलयकार, तौज़ीही ज़बान। बताइए। आदिल फ़ेल माजी के नहवी और सरफ़ी उसूलों के बारे में जानता है, लेकिन सबाक के मुताबिक उसका इस्तेमाल नहीं कर पाता है, तो उसको कौन सी ज़बान जानना चाहिए, उसको कौन सी ज़बान की तदरीस करनी चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन ये होना चाहिए था, तदरीस करनी चाहिए। आप किस तरीके से उसको सिखाएंगे कि वो याद किया है उसको अपने सयाक़ व सबाक के मुताबिक इस्तेमाल भी कर ले। हम लोग ऐसी कौन सी ज़बान उसको सिखाएंगे, कि हम ये सिखाएंगे कि मालूमात का इतलाक़ करेंगे, है ना, या फिर अमली तरीक़ों की मालूमात उसके पास है, ज़बान का इक्तिसाब का आलयकार, तौज़ीही ज़बान। हम लोग उसको तौज़ीही ज़बान पर ज़्यादा फोकस करेंगे, यानी वजाहत के साथ उसको ज़बान पढ़ाएंगे कि ये बताओ कि तुम ये जो फ़ेल माजी जान रहे हो, तो इसकी वजाहत कर देंगे पूरा, किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो तौज़ीही जांच, वजाहत के साथ उसको पढ़ाया जाएगा, ऐसी ज़बान पढ़ाई जाएगी जो पूरी वजाहत में हो। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। आदिल फ़ेल माजी के बारे में वो पूरी तरीके से जान रहा था, लेकिन अपने वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। हम लोग इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है तो उसको डिटेल में बता देंगे, क्यों नहीं इस्तेमाल कर पा रहा है, और डिटेल में जानो, और डिटेल में जानो, और डिटेल में जानो। इसका मतलब ये हो जाएगा कि तौज़ीही जाँच करेंगे, वजाहत के साथ उसकी बातों को आगे बढ़ाया जाएगा। क्लियर। 142 नंबर क्वेश्चन का है, दर्ज झेल में से कौन ज़बान के बारे में दुरुस्त नहीं है। दर्ज झेल में से कौन ज़बान के बारे में दुरुस्त नहीं है। कुछ ज़बानों में सिर्फ साइंस और इंजीनियरिंग की तरसील बेहतर तौर पर हो सकती है। ज़बान से तशख़ीस यहाँ पर होना चाहिए था, तशख़ीस का इजहार होता है। ज़बान तारीख़ का ख़जाना है। ज़बान कर्दी के कुल मालूमात में माविन होती है। कर्दी मतलब क्या होता है, कुछ यहाँ पर और होना चाहिए था। बताइए इसका कुछ। ए बोल रहे हैं,
मतलब ज़बान तशख़ीस का इज़हार करती है, ठीक है। ज़बान तारीख़ का ख़तना है, हाँ ठीक है। कुल मालूमात में मुआविन होती है, हर मालूमात में मुआविन होती है। अगर ये वर्ड समझ में नहीं आया तब यहाँ यहीं से देख लो, कुल मालूमात में मुआविन होती है। कुछ ज़बान सिर्फ साइंस और इंजीनियर, ऐसी कौन सी ज़बान है भाई? और इसमें पूछा दुरुस्त नहीं है, तो दुरुस्त ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगर हमको ऑप्शन भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग ऐसे ही पढ़कर जान जाएंगे, है ना। 143 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। एक जबान के क्लासरूम में अब आप लोगों को खाका तैयार करना, वही जो बीएड वाले में करते हो, बीएड का एग्जाम दिए हो नहीं आप लोग, तो बीएड वाले में जो करते हो वही चीज़ इसमें करनी है। बताओ बीएड वाला का जो खाका तैयार करते हो वो किस तरीके से तैयार करते हो, वही इसमें बताना है 143 नंबर क्वेश्चन का। वालेकुम अस्सलाम जूफिया। 143 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ज़बान के क्लासरूम में प्रोजेक्ट का खाका तैयार करने और करने में कौन से मराहिल शामिल होते हैं। मतलब तैयार करने में कौन से मराहिल शामिल होते हैं। उस्ताद तलबा अपनी मर्जी के मुताबिक प्रोजेक्ट के काम के खाका तैयार कर सकते हैं और उसे कर सकते हैं। मतलब उस्ताद और तलबा, उस्ताद तो कर सकता है भाई, तलबा कहाँ से आ गए। ग्रुप बनाना, मंसूबा बनाना, आदाद शुमार करना, आदाद शुमार की तफहीम, मसौदा तैयार करना, मौजू इंतखाब करना, इसको अभी डीपली समझते हैं ना, आराम से समझते हैं। पहले आप अपना जवाब दीजिए, उसके बाद इसको आराम से समझते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं अभी तक तो कर दीजिए। जो लोग नए हैं उनसे बता दें कि हम लोगों ने एक आप लोगों के लिए एक सीरीज़ शुरू की है, जिसका आज ये दूसरा दिन होने वाला है, यानी दूसरा दिन होने वाला है, ये डे 2 है। इसमें आपको पेडागोजी कंप्लीट समझाई जाएगी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ। जो प्रीवियस ईयर पेपर आया हुआ था, ये दिसंबर 2024 का पेपर है, लैंग्वेज 2 है ये। और इसके बाद दिसंबर पेपर फर्स्ट करेंगे, कल की क्लास में हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट करेंगे। ऐसे ऐसे करके कंप्लीट पेपर अब तक जो सीटेड के हुए हैं, कम से कम पेडागोजी, अगर सीटेड में कोई चीज़ चेंजेस भी आते हैं तो पेडागोजी कभी चेंज नहीं होगी, पेडागोजी कभी चेंज नहीं होगी। ये सिचुएशन बेस रहेगी और ऐसे ही रहेगी, पेडागोजी कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है, ये जान लीजिए। सिलेबस चेंज हो जाए, कुछ भी चेंज हो जाए, पेडागोजी कभी चेंज नहीं होगी, आपकी थिंकिंग वैसे ही रहनी है। तो इसी वजह से पेडागोजी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अभी टाइम आपको मिल गया है, सिर्फ बहुत ज़्यादा लेंगे, आपका 1 घंटा लेंगे या फिर 45 मिनट में आपकी क्लास ये ख़त्म हो जाएगी और आपको ये सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर का ही एक्सप्लेनेशन इस सीरीज में देखने को मिलेगा। ज़बान की क्लासरूम में प्रोजेक्ट का खाका तैयार करने और उसमें कौन से मराहिल शामिल होते हैं। सबसे पहले ये देखो कि हम लोगों को प्रोजेक्ट अगर बनाना है तो मैं इंसान चूज़ करूँगा कि मेरे पास इंसान कौन कौन से हैं, है ना। तो मैं उनके हिसाब से फिर क्या करूँगा, मेरे पास अगर कोई मोटा इंसान आ गया, मेरे पास सब मोटे मोटे बच्चे हैं, मेरे पास सब मोटे मोटे बच्चे हैं, है ना, तो मैं ऐसी एक्टिविटी अपने प्रोजेक्ट में नहीं कराऊंगा जिसमें दौड़ना हो। मैं जान रहा हूँ मेरे बच्चे हार जाएंगे, है ना, ऐसा काम नहीं करवाऊंगा जिसमें दौड़ना हो, मेरे बच्चे हारें क्यों। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं ग्रुप बनाऊंगा। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को देख लूंगा मेरे बच्चे कैसे हैं, मौजू का इंतखाब करूंगा, मैं किस मौजू पर मैं अपने क्या करूंगा, मैं मौजू का इंतखाब करूंगा, मैं इनके हिसाब से मौजू लेकर आऊंगा। मेरे बच्चे को जो चीज़ पसंद रहेगा, अगर पूरे स्कूल से ग्रुप का बनाया जा रहा है, पूरे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत लापरवाह हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो मैं बच्चों को देखकर उनके अकॉर्डिंग मौजू का इंतखाब करूंगा, है ना। अब जब मैंने दो चीज़ कर ली, अब मैं मंसूबा बनाऊंगा, मुझे कैसे कैसे चीज़ें, एक एक चीज़ को कैसे कैसे मुझे अरेंज करना है, ठीक है। आदाद शुमार करना शुरू कर दूंगा, मैं किस तरीके से मुझे कौन से बच्चे को कहाँ पर रखना है, किस तरीके से मुझे पढ़ाना है या फिर किसी भी चीज़ में, है ना। फिर सबको क्या करूँगा, जमा करना शुरू कर दूंगा, जितने भी मेरे अशिया रहेंगे, जितने भी मेरे चीज़ें रहेंगे, चाहे मेरे बच्चे रहेंगे, सबको जमा करना शुरू कर दूंगा। आदाद शुमार की तकसीम करूँगा। अब मैं बता दूंगा कि बेटा ये देखो तुम्हारे हाथ में ये वाला काम है, तुम्हारे हाथ में ये वाला काम है, तुम्हारे हाथ में ये वाला काम है। सबको मैं क्या कर दूंगा, आदाद शुमार की तकसीम करना शुरू कर दूंगा, है ना। मसौदा तैयार करूंगा कि अब देखो तुमको ऐसे ऐसे काम इस तरीके से करना है और मुझे इस तरीके से पढ़ाना है। हम एक्टिविटी के हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन पढ़ाने में भी यही चीज़ कर सकते हैं। और पोर्ट का हतमी शक्ल, यानी और रिपोर्ट जो होती है हमारी, रिपोर्ट का ख़त्मी शक्ल हो जाएगा कि मैं क्या करूँगा। अब वो मेरी रिपोर्ट पूरी तैयार हो गई है, अब मैं उसको मैं पूरी तरीके से अब उस चीज़ के लिए रेडी हूँ जिसके लिए मुझे क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट बनाया, मुझे प्रोजेक्ट का तैयार करने को दिया गया था, ठीक है। ये हो गया एक एक्टिविटी के बेस पर कि पहले मैं ग्रुप बनाया, मैं उनके हिसाब से मौजू तैयार किया, मंसूबा बनाया, सबको शुमार किया, जमा कर दिया और सबके हिसाब से अपना काम दे दिया, मसौदा अपना तैयार कर दिया और फाइनल मेरा रिजल्ट देखने को मिल गया। यही चीज़ ये है कि मैं ग्रुप बनाऊंगा, मौजू इंतखाब करूंगा कि मैं इस बच्चे को क्या पढ़ाऊंगा, मंसूबा बनाऊंगा, आदद शुमार जमा करूंगा, फिर क्या करूंगा, मैं अपने हिसाब से देखूंगा मुझे कौन सी बेल में क्या पढ़ाना है, 15 मिनट में ये पढ़ाना है, 15 मिनट में क्वेश्चन करना है, ये सब तैयार करूंगा, मसौदा तैयार करूंगा अपना, और फिर आखिरी रिपोर्ट मुझे मिल जाएगी,
ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर पहला वाला तलबा, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। ग्रुप बनाना तो समझ में आ गया, मंसूबा तुरंत नहीं बनेगा। जब यहाँ पर दिया गया है मौजू का इंतखाब करें, तो ग्रुप बनाने के बाद सबसे पहले हम काम करेंगे, मौजू का इंतखाब करेंगे। हमारे पास बच्चे कैसे मिले हुए हैं, तो उस हिसाब से मौजू को हम इंतखाब करेंगे। ग्रुप बनाना, मौजू का इंतखाब करना बिल्कुल सही है। मंसूबा बनाना बिल्कुल सही है। आदाद शुमार करना बिल्कुल सही है। मसौदा तैयार करना, आदाद शुमार की तकसीम हम लोग कब करेंगे, शुमार कर लेंगे, जमा कर लेंगे, उसके बाद तकसीम करना शुरू कर देंगे। ठीक है। सुनने के ऊपर से नीचे के अप्रोच में शामिल है। ऊपर, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बॉटम टू, कुछ ऐसे है, बॉटम टू, वो रूल कैसे है, बॉटम टू है, वही है। सुनने के ऊपर से नीचे के अप्रोच, यहाँ पर ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो गई होगी, अप्रोच यहाँ पर डायरेक्ट आ गया है। ठीक है। बॉटम टू हाई क्या था वो, वालेकुम अस्सलाम लकी स्टार। किसी को वाला याद है इंग्लिश में वो जो बॉटम टू ऐसे थ्योरी है, वो जो रूल है उसका, तो वही वाली थ्योरी यहाँ पर दी गई है। हर आवाज़, लफ्ज़, जुमले और फ़ुकरे को सुनना, मखसूस तफासिल के तरफ तवज्जो देना, तकरीज़ मतन या आइडियो के खुलासा को सुनना, तकरीर मतन या आइडियो के मजमूई पैगाम को सुनना। ऊपर से नीचे का अप्रोच क्या है, बॉटम टू अप, हाँ बॉटम टू अप्रोच, हाँ बॉटम टू अप होता है शायद ऐसा, बॉटम टू अप्रोच है, कुछ ऐसे ही है, याद नहीं आ रहा। तो अब ये मतलब ये होता है, बॉटम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ जाना क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ मतलब होता है छोटा छोटा पार्ट, छोटा छोटा पार्ट करके फिर एक बड़ा छत ऐसे लगा देना, ये हो गया नीचे से ऊपर की तरफ। तो क्या हर आवाज़, लफ्ज़, जुमले और फुकरे को सुनना, हर आवाज़, लफ्ज़ ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है, ऊपर से नीचे आना, ऊपर से नीचे आना है कि अप्रोच में शामिल है। ऊपर से नीचे आना है, नीचे से ऊपर नहीं जाना है। ऊपर मतलब ये होता है कि कंप्लीट मान लो ऐसे, और नीचे मतलब होता है कि यही छोटा छोटा पार्ट मान लो, यही छोटा छोटा के पार्ट के ऊपर जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, यही छोटे वाले पार्ट से हम लोग चढ़कर ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो अब जब ऊपर से नीचे की बात कर दी जाएगी, तो ऊपर से हम लोग आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे, छोटे छोटे पार्ट की तरफ आएंगे, और नीचे से अगर ऊपर की बात कर दी गई तो हम यही छोटे छोटे पार्ट से क्या करेंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो अब इसमें देखो कि ऊपर से नीचे की बात की गई है, तो ऊपर से नीचे का मतलब ये हो जाएगा कि हम पूरा जैसे अहमद शेर की तरह बहादुर है, हमने ये कह दिया। अब ये पूरी मिसाल हो गई, पूरी मिसाल हो गई है ना, पूरी मिसाल हो गई। अब इसमें हम एक एक चीज़ समझाएंगे। अहमद मतलब इस्म, शेर यानी इस्म, की तरह तशबीह हो जाएगा, है ना, बहादुर है उसकी खूबी हो जाएगी। ये सब हम उसको ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आ रहे हैं। अब वही चीज़ ये है कि हम लोग पहले इसमें पढ़ा दें उसको, और फिर तशबीह पढ़ा दें उसको, फिर उसके बाद ये वाला जुमला लिखें, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है। तो ऊपर से नीचे की तरफ लेकर आना है, तो आवाज़, हर आवाज़, लफ्ज़, जुमले, मतलब आवाज़, लफ्ज़ और जुमले, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। मखसूस तफासिल के साथ तवज्जो देना, ये नहीं रहेगा। तकरीर मतन या आइडियो खुलासा को सुनना, हाँ ठीक है। तकरीर मतन या आइडियो के मजमूई पैगाम को सुनना, ये वाला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कि मजमूई पैगाम को सुनेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे, फिर धीरे धीरे अपनी समझ को डेवलप करेंगे। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 145 है। क्वेश्चन नंबर 145 में क्या पूछा जा रहा है कि 7वीं जमात का उस्ताद अपने तलबा को किसी शख्स की तफसील बयान करने वाली तहरीर का काम देना चाहता है। वो क्लास से बाहर जाता है और एक ख्वांचा फरोश को उसकी डुलिया के साथ अंदर क्लासरूम में ले आता है। वो उस 7 मिनट तक वहाँ खड़ा रहने के लिए कहती है और किताब से जोड़ों में काम करने और ख्वांचा फरोश की तफसील लिखने के लिए कहती है। इस सरगर्मी में ख्वांचा फरोश की हैसियत क्या है? मवाद है, ख्वांचा फरोश है, तदरीसी मुआविन है, या सरगर्मी में शामिल एक शख्स है? बताइए।
अगर कोई चीज़, कोई इंसान, कोई टीचर किसी और इंसान को शामिल करता है अपने पढ़ाने में, तो वो सरगर्मी में शामिल हो जाएगा, सीधी बात। कुछ और चीज़ नहीं दिखनी, कुछ और नई चीज़ कुछ नहीं दिखनी है। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ में शामिल करता है अपने पढ़ाने में, तो उसकी ये तो तदरीसी मवाद हो जाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ मवाद दिया गया है, सरगर्मी दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि सरगर्मी में क्या है, सरगर्मी में शामिल एक शख्स के बारे में बताया गया है कि वो सरगर्मी में शामिल है, और मुझे कुछ पढ़ाना है, मैं किसी और चीज़ का सहारा लूंगा, मैं किसी और चीज़ का सहारा लूंगा, जाहिर सी बात है वो मेरे क्या करेगा, मेरे सरगर्मी में शामिल रहेगा, मेरे पढ़ाने में वो शामिल है। अगर यहाँ पर तदरीसी मवाद रहता तो कुछ हद तक ये वाला ठीक रहता। ठीक है, 7वीं जमात का उस्ताद चाहता है कि उसके तलबा थोड़ा सा पढ़ें और मतन में बयान किए गए लोगों और कम्युनिटी की ताकत और तशख़ीस को समझ लें। उस्ताद तलबा में क्या फ़रोग देना चाहता है? पहले नंबर पर है अदबी महारत, ज़बानी महारत, तनक़ीदी महारत, तज्ज़ियाती महारत। बताइए, मतलब अगर मैं ये चाहता हूँ मैंने जो पढ़ाया उसके बारे में आप डीपली समझ लें, समाज में क्या चल रहा है, रूल में क्या चल रहा है, संविधान में क्या चल रहा है, तो उसको मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब अगर मैंने कुछ कहा कि मैंने आप बोल दिया, मैंने एक कहानी सुनाई, मैंने कहा कि आपको एक कहानी पसंद आई, अच्छा ये बताओ कि इस कहानी में बुरा क्या लगा तुमको, ये इस कहानी को समाज के तौर पर तुम कैसे देख रहे हो, या फिर इस कहानी को संविधान के तौर पर तुम कैसे देख रहे हो। तो ये कौन सी सोच डेवलप करने की कोशिश कर रहा है हमारा उस्ताद? बी, ज़बान की ख्वानदगी। नहीं, आज आप शर्ट नहीं पहने हो ना? शर्ट ही तो है, शर्ट है, ये शर्ट ही है, शर्ट ही तो है। अल्लाह अकबर। बताएं, आज थोड़ा बात कम की है क्योंकि लेट क्लास शुरू हुई थी और जल्दी क्लास आज ख़त्म हो जाएगी। अभी टेट का मैराथन भी है, आज सीडीपी का मैराथन है, सीडीपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसमें भी सॉल्व कराने हैं, बहुत टाइम लगेगा अभी उसमें भी। तो ये तनकीद है। अगर मैंने कहा कि तुम ये बताओ कि कम्युनिटी ताकत और तशख़ीस या समाज के बारे में तुम कैसे देखते हो इस कहानी को, तो उसके अंदर तनकीदी महारत को मैं उजागर करना चाहता हूँ, तनकीदी ख्वानदगी को बढ़ावा देना चाहता हूँ। अदबी महारत तब हो जाएगी जब मैं सिर्फ ज़बान के बारे में पूछूंगा, ज़बान को बढ़ावा दूंगा। ज़बान की ख्वानदगी तब हो जाएगी जब मैं ज़बान के बारे में पढ़ाऊँगा उसको, लेकिन मैं उसको ये बताना चाहता हूँ कि समझ लें वो किस चीज़ को, तो वो कम्युनिटी को समझ लें, वो समाज के हिसाब से समझ लें, तो ये तनकीदी महारत हो जाएगा। ठीक है, वो चाहता है कि थोड़ा सा ही पढ़ें, बाकी समझे ज़्यादा। अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे ज़्यादा तो मतलब वो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ सोचेंगे, और तनकीदी महारत ही सोचने को बढ़ावा देती है। ठीक है, कल की तरह एक और क्वेश्चन आया हुआ था, कल की तरह एक और क्वेश्चन, कल एक क्वेश्चन करे थे हम लोग कौमी तालीमी पॉलिसी से रिलेटेड, है ना। एक क्वेश्चन ये भी है कौमी तालीमी पॉलिसी के रिलेटेड। ये बताओ, कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की वकालत करदा क्लासिकी ज़बान को पढ़ने के हवाले से दर्ज झेल में से कौन दुरुस्त है? सानवी सतह पर एक कोर ज़बान के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना। कोर मतलब क्या होता है? कोर मतलब होता है कंपलसरी, कंपलसरी की जो भी स्पेलिंग है देख लेना, कंपलसरी। ठीक है, मतलब सानवी सतह पर एक कोर ज़बान के तौर पर क्लासिकी ज़बान को, क्लासिकी ज़बान 6 ज़बानें होती थी, कल बताए थे 6 ज़बान होती थी, है ना। क्लासिकी ज़बान को पढ़ना, क्या ये बताया गया है? सानवी सतह पर एक इजाफी मुतबादिल के तौर पर क्लासिकी ज़बान पढ़ना। सानवी सतह पर मतलब दूसरी सतह पर एक इजाफा कर देना, मतलब एक लैंग्वेज अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, दूसरी लैंग्वेज भी पढ़ना शुरू कर दिए। सही लिसानी फार्मूला के तहत एक मुतबादिल के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना, मतलब मैं ये है कि मुतबादिल के तौर पर मैं अपने चूज़ के, मतलब मैं ऑप्शनल है मेरे ऊपर थोपा नहीं जा रहा है कि मुझे संस्कृत पढ़ना है, मेरे ऊपर थोपा नहीं जा रहा है कि मुझे इंग्लिश पढ़नी है, मेरे ऊपर थोपा नहीं जा रहा है कि मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं अपने हिसाब से पढ़ूँगा। इब्तदाई सतह पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना कौन सा सही है? इसमें पूछा गया है कि कौन सा सही है, तालीमी पॉलिसी 2020 की वकालत करदा क्लासिकी ज़बान को पढ़ने के हवाले से कौन सा दुरुस्त है? सानवी सतह पर एक कोर ज़बान के तौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना, क्या यह दुरुस्त है? 2020 के अकॉर्डिंग है, सही लिसानी फार्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हल मत कीजिएगा। सानवी सतह पर एक इजाफी मुतबादिल दौर पर क्लासिकी ज़बान को पढ़ना, यही वाला ऑप्शन
सही हो जाएगा। NEP 2020 यही बोलती है कि 6 में बच्चा आ जाएगा तो 6 में बच्चा एक इजाफी तौर पर ज़बानें और पढ़ना शुरू कर देगा। यही वाला कल भी पढ़ाए थे, यही वाला परसों भी पढ़ाए थे, यही वाला उसके एक दिन पहले भी पढ़ाया गया था जब थ्योरी कराए थे। तो 3 दिन लगातार यही एक बात बताए हैं। NEP में ये बात की गई है कि 97वीं सतह पर एक इजाफी तौर पर पढ़ाया जाता है। 97वीं सतह मतलब ये होता है 6 to 8 में। 6 to 8 में जब बच्चा रहेगा तो 6 से ही उसको दूसरी ज़बान पढ़ाई जानी शुरू हो जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 148 है, इसको पढ़ना है और फिर हम लोगों को मखसूस किस्म की नुमाइंदगी करना है, मतलब इसमें पता लगाना है क्या बातें हमसे की गई। वालेकुम अस्सलाम राशिद इकबाल और तानिज़ा मिस। और चलिए, इनकलाब के बाद यह तब्दीली अचानक मुमकिन नज़र करने लगी। एशिया और यूरोप सिमत दुनिया की अक्सर इलाकों में इनफरादी हुकूक और समाजी इक़्तिदार पर काबिज लोगों के बारे में बातचीत शुरू हो गई। हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय और डियाविज़ियो ने फ्रांस इनकलाब की अहमियत के बारे में बातचीत शुरू की है। उसके बदले में नौ आबादियों, मतलब नॉर्मल समाजी तब्दीली के बारे में बात की गई है। तो इसमें कौन सी बात की गई है? इनकलाबी बात की गई है, साइंसी बात की गई है, सियासी बात की गई, समाजियाती बात की गई। बताइए। इसमें जान लो कि वही पुराने दौर पर एशिया और यूरोप दुनिया के सिंध के इलाकों में इनफरादी हुकूक और समाजी इक़्तिदार पर काबिज होने लगे थे। हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय और कोई डियाविज़ियो ने, यहाँ पर है डियाविज़ियोर कुछ होगा इसका नाम, है ना। उर्दू में और नहीं समझ में आता जब इंग्लिश से डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं। बताइए कौन सा इसमें नॉर्मल हम लोग समझ गए। हम लोगों से पूछा गया है कि ये जो हमारा लिखा गया है ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है या कौन सी चीज़ें समाज में बताने की कोशिश की जा रही हैं। बताइए। सीधी बात है, ऑप्शन नंबर समाजियाती ज़बान के बारे में बात लिखा गया है ना, समाज और यहाँ पर समाजी तब्दीली दे दिया गया है। सीधी बात है, समाज के बारे में लिखा गया है। और हमको क्या मतलब, वो कुछ भी बीच में बोले, हमसे मतलब नहीं है। हमको सिर्फ ये मतलब है कि उसमें हमसे पूछा गया समाज के बारे में पूछा गया है, समाज के बारे में बता दिया। क्वेश्चन नंबर 149 और 150 दोनों आपके सामने हैं। शाहजादी फैज़, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है शाहजादी कि आप वो है ब्लर हो रहा है, ऐसा क्यों? अच्छा, एक्सप्लेन कर दें का मतलब ये है, देखिए एक्सप्लेन करने का मतलब ये है, देखिए ये पूछा गया था, यहाँ पर कहा गया है कि इनकलाब के बाद तब्दीली अचानक मुमकिन नज़र आने लगी। इनकलाब के बाद एशिया और यूरोप सिमत दुनिया के अक्सर इलाकों में इनफरादी हुकूक, इनफरादी मतलब होता है इंडिविजुअल, है ना, अलग अलग इंडिविजुअल हुकूक और समाजी इक़्तिदार पर काबिज़ होने लगे थे। मतलब इंडिविजुअल हुकूक और समाजी इक़्तिदार जो उनका होता है उस पर काबिज़ लोगों के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिए थे। हिंदुस्तान में राजा राम मोहन राय और डियाविज़ियो ने फ्रांस इनकलाब की अहमियत के बारे में बातचीत करना शुरू कर दी थी। अब देखो, यहाँ पर इनकलाब की बातें की जा रही हैं, सीधी सीधी बात, इनकलाब की बात की जा रही है, इंडिविजुअल राइट्स की बात की जा रही है, समाजी इक़्तिदार पर काबिज़ होने की बात की जा रही है। अगर आपको इतिहास में इसको बताया जाए तो ये बातें तब की थी जब फ्रेंच, मतलब ये बातें तब की थी जब रेवोल्यूशन शुरू हो गया था। रेवोल्यूशन, ठीक है, हिस्ट्री में जब पढ़ोगे SST में, रेवोल्यूशनरी एरा जब शुरू हो गया था तब की बात यहाँ पर की गई है। अब इसमें बताया गया है कि फ्रांस इनकलाब की अहमियत के बारे में बातचीत करना शुरू कर दिए थे। इसके बारे में 9 आबादियों में हुई पेशकश रफ्त में समाजी तब्दीली के तस्वुरात को नई शक्ल अता की है। अब इसमें जो बात की जा रही है, इनफरादी हुकूक की बात की जा रही है, समाजी इक़्तिदार की बात की जा रही है, और फ्रांसीसी इनकलाब के बारे में बात की जा रही है, और इलाके के बारे में बात की जा रही है, और यहाँ पर समाजी तब्दीली के बारे में बात की जा रही है। तो ये समाजियाती ज़बान है, मतलब समाजियाती ज़बान के बारे में, मतलब समाज से जुड़ी ज़बान के बारे में बात की जा रही है। सियासी ज़बान मतलब ये हो जाएगा कि अगर कोई चीज़, ऐसी चीज़ें बात की जा रही है जहाँ पर राज वगैरह हो, बादशाही हो, तानाशाही हो, इस तरीके से, या कोई रूल रेगुलेशन की बात की जाएगी तो सियासी ज़बान रहेगी। साइंसी ज़बान तो आप जान रहे हैं, कोई साइंस की
बात की जा रही है। इनकलाबी ज़बान मतलब ये होता है कि ऐसी ज़बान जिसमें नारा दे देना, जिसमें कोई कोटेशन दे देना कि इनकलाब जिंदाबाद, ऐसी सब चीज़ें जो बोल जाएगी तो वो इनकलाबी ज़बान कहलाएगी, जिससे लोग सुनकर मोटिवेट हो जाएं और फिर आपकी मतलब जो आप चाहते हैं वो करने लगें, तो वो इनकलाबी ज़बान हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से वो समाजियाती ज़बान है, क्योंकि उसमें समाज वगैरह की बात की गई है और नॉर्मल वे में बात की गई है कि एक सीक्वेंस बनाया गया है कि हाँ फ्रेंच की बात करने लगे थे और उधर एशिया और यूरोप के लोग दूसरे जो इंडिविजुअल राइट्स थे उनके और समाज के जो सोशलाइजेशन वो सोशलिज्म चीज़ें थी और नेशनलिज्म थी, सब चीज़ें क्या होने लगी थी, सब पर वो काबिज होना शुरू हो गए थे। नॉर्मल बात की गई है, इस वजह से इंडिविजुअल चीज़ें देखी गई हैं और समाज से जुड़ी हुई हैं, इस वजह से समाजी ज़बान हो जाएगी। ठीक है, 8वीं जमात का उस्ताद साबिर ये अफसोस करता है कि ज़बान के अंदाज़ कद्र में अमूमन वसूली महारत को अहमियत नहीं दी जाती है। वसूली महारत से उसका क्या मतलब है? बोलना और लिखना, सुनना और पढ़ना। कल भी ये कराया गया था, वसूली महारत कल भी समझाए थे। तनीजा नंबर कम आ गया तब मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था। तो ये इसका मतलब क्या होगा? देखो, कल ही बताए थे आप लोगों को, एक होता है वसूली महारत, वसूली, इक्तिसाबी, तहसीली, है ना, ये सब महारत हो जाएगी। इसको बोलते हैं, एक महारत ये हो जाएगी और एक हो जाएगी इजहारी तख्लीकी, और एक महारत और बोलते हैं। तो ये वसूली, इक्तिसाबी, तहसीली ये एक महारत होती है, एक ही वर्ड है। इजहारी तख्लीकी ये एक ही वर्ड है। ये तहसीली है और ये तख्लीकी है, दोनों में फ़र्क होता है। अब इसमें बोला गया है कि एक साबिर नाम का उस्ताद है, वो बोलता है कि वसूली महारतों को अहमियत भी नहीं दी जाती। वसूल मतलब क्या होता है? वसूली मतलब होता है जो चीज़ हम लोग वसूल कर रहे हैं। वसूल किस चीज़ से करेंगे? वसूल किस चीज़ से करें आप लोग ये बताइए। वसूल सुनना और पढ़ना, यही से वसूल मतलब ये होता है कि आपसे मैंने कुछ वसूल किया, आपने जो बोला मैंने वसूल कर लिया। मैंने सुना मतलब आपकी चीज़ों को मैंने जान लिया, आपकी चीज़ें मेरे दिमाग तक आई, मैंने वसूल कर लिया, मैंने हासिल कर लिया आपकी चीज़ों को मैंने जान लिया। पढ़ा, मैंने आपके नॉलेज को पढ़ा, आपके जो नॉलेज थे मैंने जान लिया, मैंने हसूल कर लिया, मैंने हसूलियाबी कर ली, मैंने हासिल कर लिया। ये क्या हो जाएगा? हमारी हसूलियाबी आ जाएगी या वसूली महारत हो जाएगी। इस पर फोकस ज़्यादा लोगों का नहीं किया जाता है। इजहारी महारत पर, तख्लीकी महारत पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इजहारी महारत मतलब ये होता है जैसे हमारा पढ़ना हो जाएगा और जैसे हमारा लिखना हो जाएगा। ये क्या है? ये हमारी इजहारी महारत है। वो पढ़ना हमारा लिखना हो जाएगा और फिर हमारा बोलना हो जाएगा। बोलना और लिखना ये हमारी कौन सी महारत है? ये हमारी इजहारी महारत। मतलब हम लोग अपने बोलेंगे, हम लोग अपने नॉलेज को एक्सप्लेन करेंगे। तो उस्ताद चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बोले, बच्चा अच्छा लिखे, बच्चा अच्छा बोले, बच्चा अच्छा लिखे, सब ये चाहते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि बच्चा अच्छा सुने, बच्चा अच्छा पढ़े, कोई ये नहीं चाहता। एंड सब ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छा बोले, बच्चा अच्छा लिखे। मेजोरिटी यही चाहेगी मेरा बच्चा अच्छा बोले, मेरा बच्चा अच्छा लिखे, है ना। लेकिन सुनना भी अच्छा चाहिए और पढ़ना भी अच्छा चाहिए। ऐसा वो बोलते हैं कि वसूली महारतों पर ज़्यादा हम लोग जोर नहीं देते हैं। तो वसूली महारत क्या है? सुनना और पढ़ना है यहाँ पर। क्लियर? अब आ जाते हैं 150 नंबर क्वेश्चन पर। आमोजगार इसको समझते हैं और इस पर अमल करते हैं कि ज़बान एक निज़ाम के तौर पर काम करती है, हिकमत अमली के तौर पर, तहसीली महारत के तौर पर, निज़ाम की कुल महारत के तौर पर, समाजी लिसानियात के तौर पर। इसका जवाब दीजिए। आमोजगार इस बात को समझते और इस पर अमल करते हैं कि ज़बान एक निज़ाम के तौर पर काम करती है। कौन सी निज़ाम के तौर पर काम करती है? हिकमत अमली की महारत के तौर पर, तहसीली महारत के तौर पर, निज़ाम की महारत के तौर पर, या फिर समाजी लिसानियत के तौर पर। आमोजगार समझते हैं और इस बात पर अमल करते हैं कि ज़बान एक निज़ाम के तौर पर काम करती है। निज़ाम के तौर पर, निज़ाम मतलब क्या बताए थे? ज़बान की कुल महारत बताया गया है आपको। पहले होता है सुनना, फिर आता है पढ़ना, फिर आता है लिखना, फिर आता है सुनना, बोलना आता है। सॉरी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जब
आपको ये ज़बान की महारतें पढ़ा रहे थे, तभी आपको बताया था कि इसको कुल ज़बान की महारतें बोली जाती है, कुल ज़बान की महारतें बोली जाती हैं। ठीक है, ये एक निज़ाम में चलती हैं, एक सीक्वेंस चलती हैं। कोई पहले लिखना नहीं जान पाएगा, पहले वो सुनने का ही ढंग सीखेगा, तब वो बोलने का ढंग सीखेगा, तब वो पढ़ने का ढंग सीखेगा, तब वो लिखने का ढंग सीखेगा। अगर कोई पहले सुना नहीं है, उसको क्या पता मुझे लिखना क्या है? कोई सुना नहीं है तो उसको क्या पता कि मुझे लिखना क्या है? सुनना एक निज़ाम के तौर पर चलते हैं, जितनी भी ज़बान की महारतें हैं सब निज़ाम के तौर पर चलती हैं। पहले लोगों के अंदर सुनना आएगा। आपने क्या पहले लिखना शुरू कर दिया? नहीं लिखना शुरू किया। आपने क्या पहले डायरेक्ट सीटेट क्लियर किया है, सीटेट की तैयारी की है, बाद में आपका बीएड क्लियर हुआ है, या फिर बाद में आपका ग्रेजुएशन हुआ है, या बाद में आपका 12th हुआ है? नहीं, पहले आपने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, बीएड में होंगे आप, तब जाकर सीटेट में आए हुए हैं, है ना? तो ये सीक्वेंस से चल रहा है। तो कुल निज़ाम की कुल महारत है ये, इसी के हिसाब से हम लोगों को चलनी है, हमारी ज़बान इसी के हिसाब से चलती है। ये हो गया पेपर 2 यानी लैंग्वेज 2 का पेपर 2 किसका? तो 2000 दिसंबर 2024 का पेपर 2 कंप्लीट हो गया। और अब जो है कल की क्लास में हम लोग दिसंबर 2024 का पेपर फर्स्ट की एक्सप्लेनेशन करेंगे कल की क्लास में। जो लोग नए हैं उनको बता दें कि 8 बजे ये क्लास होती है, 8:05 तक नॉर्मल शुरू हो जाती है ना, 8 बजे ये क्लास होती है। क्लास में आ जाइए। पेडागोजी कंप्लीट आपकी तैयार ना करा दी गई तो क्या ही कहें, मतलब आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए, है ना। लेकिन ये है कि पूरी मेहनत है, पूरा सीटेट का जोर लगा देंगे, जितना भी प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट ने किया है हर एक चीज़ को समझाने में जोर लगा दिया जाएगा। और कंप्लीट आपको प्रीवियस ईयर पेपर की एक्सप्लेनेशन जितने अब तक हुए हैं, 2011 से सीटेट हो रहा है, 2011 से जितने भी पेपर हुए हैं सब की एक्सप्लेनेशन कराई जाएगी इस सीरीज में, है ना। तो इंशाल्लाह इस सीरीज में 2000 अगर आप लोग बने रहे इसी तरीके से, 8 बजे की क्लास हो जाती है, 8 बजे क्लास होती है, 8 बजे आ जाया कीजिए, 1 घंटे की होती है, 9 बजे ये ख़त्म हो जाएगी। और 8 बजे से 9 बजे तक आप आ जाया कीजिए। पेडागोजी की सिर्फ उर्दू की ही नहीं, इससे आप हिंदी की भी कवर कर सकते हैं, इससे आप इंग्लिश की भी कवर कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को अगर लाइक नहीं किए हुए हैं तो कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी अगली क्लास में। शाद रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, जिंदाबाद रहिए। खुदा हाफिज़।